हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल। आज का जो टॉपिक है एक्चुअल में वो बेस्ड है यूक्रेन रशिया वॉर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आज के दिन तक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो वॉर की हुई है, जो वॉर स्टार्ट की हुई है, उस वॉर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के एसेट्स चलकर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। साथ ही में हजारों यूक्रेनियन पर्सन, रशियन आर्मी पर्सन, यूक्रेनियन आर्मी पर्सन्स की डेथ भी हो चुकी है। पर आखिरकार इस वॉर की असल वजह क्या है? इस वॉर की असल वजह है यूक्रेन का नेटो कंट्रीज के साथ मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करना। और यही वो बात है जो रशिया को कांटे की तरह चुभ जाती है। आखिरकार वो कौन कौन सी पावर है जो यूक्रेन को नेटो कंट्रीज में मिलने के बाद मिलने वाली थी, और क्यों रशिया ने यूक्रेन को नेटो कंट्रीज के अंदर मिलने नहीं दिया? हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेटो कंट्रीज एक्चुअल में है क्या। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को नेटो कहा जाता है। 1949 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन के अलावा 8 और कंट्रीज थी। सो टोटल 1949 के अंदर ये 12 कंट्रीज का एक अलायंस था। बाद में प्रेजेंट सिनेरियो में और कंट्रीज ऐड होती चली गई और राइट नाउ इस अलायंस के अंदर, इस ग्रुप के अंदर 30 कंट्रीज, वर्ल्ड की 30 कंट्रीज। इस वर्ल्ड की 30 कंट्रीज ने एक ऐसा ग्रुप बनाया है। ये जो ग्रुप है एक्चुअल में ये एक मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि इन 30 कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ कस्में और वादे निभाने का एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर इन 30 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई अनदर कंट्री वॉर करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो स्ट्राइक, वो वॉर ना सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए समझा जाएगा, बल्कि इस ग्रुप में आने वाली सभी 30 कंट्रीज के लिए वो वॉर समझा जाएगा। और ये सभी 30 कंट्रीज मिलकर, जिसके अंदर अमेरिका और ब्रिटेन भी है, ये सभी कंट्रीज मिलकर उस अपोजिट कंट्री को के ऊपर उस अपोजिट कंट्री से वॉर करेगी। सो इसी तरीके की पावर यूक्रेन को भी चाहिए। पर यूक्रेन को ऐसी पावर क्यों चाहिए, उसका भी हम रीजन पता करेंगे। उसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को कुछ पलटना होगा। हम सबसे पहले चलते हैं 1991 के अंदर। 1991 के अंदर आपको ये मैप दिख रहा होगा। ये मैप एक्चुअल में सोवियत यूनियन का मैप है, जिसे 1991 से पहले सोवियत संघ या सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। ये मैप कंटिन्यूअसली 15 जो राइट नाउ प्रेजेंट में 15 कंट्रीज है उनसे मिलकर बना हुआ था। 1991 के बाद से सिविल वॉर सोवियत यूनियन में हुए और सोवियत यूनियन बिखर गया, टूट गया 15 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये उन्हीं 15 कंट्रीज के नंबर है। इस नंबर में नंबर 1 पर जो आता है वो है रशिया, जो इस कॉन्टिनेंट में, इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है रशिया। इट इज द रूस। और आपको ही यहां पर येलो कलर में 6 पोजीशन पर जो एरिया दिखाई दे रहा है, जो कंट्री दिखाई दे रही है, ये है प्रेजेंट यूक्रेन। रशिया यूक्रेन, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन या फिर ये दूसरी और जो कंट्रीज हैं, इटोनिया, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज किसी टाइम पर रशिया का ही पार्ट थी। रशिया ये चाहता है कि वापस से ये कंट्रीज, वापस से ये पार्ट रशिया के साथ ही मिल जाए। या फिर एक और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो प्रेसिडेंट इस तरीके के हों कि रशिया को ब्लाइंडली सपोर्ट करें। जो रशिया कहते हैं वही इनको फॉलो करना है। इस तरीके का सपोर्ट वो पास वाली जो अपनी नेबर्स कंट्रीज हैं उनसे चाहता है। पर सभी कंट्रीज एक जैसी नहीं होती। उसका रिजल्ट आपको पता है। यूक्रेन का जो पर्पस है, यूक्रेन को रशिया में मिलाने का जो पर्पस है वो अलग तरीके का पर्पस है। पहले अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें तो आपको ये जो ब्राउन कलर में जो कंट्रीज दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये यूरोपियन कंट्रीज है। और शुरू से ही और आज भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडिंग के लिए एक सबसे बेस्ट एरिया रहा है। सबसे अच्छी ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यूज जो होती है वो यूरोपियन कंट्रीज की है। यहाँ के कस्टमर्स काफी रिच होते हैं, काफी अच्छा खासा मोटा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है। एक चाह रशिया की
कि हम यूक्रेन से होकर यूरोपियन कंट्रीज तक चले जाएं। पर अगर यूक्रेन से होकर रशिया यूरोपियन कंट्रीज तक जाएगा तो यूक्रेन को उन्हें टैक्स पे करना होगा। पर अगर यूक्रेन को ये टैक्स पे करते हैं तो यूक्रेन के लिए तो ये काफी बढ़िया बात है, इससे तो यूक्रेन की अच्छी खासी इनकम हो सकती है। पर क्या यही असल वजह है कि यूक्रेन नेटो के साथ मिलना चाहता है? नहीं, यह असल वजह नहीं है। हम फिर से इतिहास के कुछ आगे चलते हैं। 2014 में ये अगर आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर में आपको पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअल में रशिया है, और ये जो आपको सैफ्रॉन कलर के अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये यूक्रेन है। 2014 में रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट था, ये जो एरिया है इस एरिया को क्रीमिया कहा जाता है, तो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला मतलब कि जो साउथ पार्ट था उस साउथ पार्ट को अपने अंडर में ले लिया 2014 में। उसका भी एक अलग रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो रशिया को सपोर्ट करते थे, रशियन सिविलाइज कास्ट कैटेगरी से वो बिलोंग करते थे। तो ये क्रीमिया काफ़ी इजी वे में रशिया के पास चला गया। जैसे ही क्रीमिया रशिया के पास गया, यूक्रेन ने इंटरनेशनली ग्लोबली अपनी आवाज़ को बुलंद किया और इसका काफ़ी ओपनली इसका अपोज भी किया कि ये सही नहीं है, ये तो गलत इलीगल है। रशिया ने हमारे क्रीमिया वाले पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया है, और इसी पार्ट्स को और इसी चीज़ को देखते हुए, इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए, जो अमेरिका था, जो एक और ग्रुप को गवर्न करता है जो कि G8 है। G8 क्या है? G8 एक ग्रुप है, इसको 1970 में बनाया गया था। इस ग्रुप का पर्पस कुछ अलग था। इस ग्रुप का ये पर्पस था कि जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज? 8 कंट्रीज। वर्ल्ड की पावरफुल 8 कंट्रीज क्या करेगी, जो दूसरी कंट्रीज है जहां पर कुछ परेशानी चल रही है, जहां पर पॉवर्टी है या फिर जहां पर हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, उन सभी को सपोर्ट करें। उन सभी को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप के अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया भी इसमें था, यूके, यूनाइटेड स्टेट को रखा गया। ये वर्ल्ड की टॉप 8 लीडिंग कंट्रीज थी जो पूरे वर्ल्ड को गवर्न करती थी। ये सभी कंट्रीज डोनेट किया करती थी मनी को, डोनेट किया करती थी सपोर्ट को, डोनेट किया करती थी अपनी आर्मी के पर्सन्स को, ताकि जो पुअर कंट्रीज है उनको हम सपोर्ट कर सके, उनके साथ खड़े हो सके। पर जैसे ही रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को चुरा लिया, उस टाइम पर अमेरिका ने क्या किया, G8 से रशिया को बाहर कर दिया। आप वो लोग नहीं हो, रशिया को उन्होंने कहा कि आप वैसे नहीं हो जैसा हम चाहते हैं, आप तो उन लोगों में से हो जो सपोर्ट भी करते हैं, तो सपोर्ट करने के बाद जमीन को ले लेते हैं, दूसरों के जो एरिया है, कंट्रीज के पार्ट्स उनको चुरा लेते हैं। आप हमारे साथ नहीं रह सकते। और अमेरिका जो G8 को गवर्न करता था, यूके, फ्रांस, कनाडा, सभी ने वोटिंग कर कर रशिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रशिया G8 से बाहर हो गया और ग्रुप G8 भी G7 में कन्वर्ट हो गया। यह बात रशिया के को बहुत जबरदस्त तरीके से चुभी, उसकी प्रेस्टिज को बहुत जबरदस्त तरीके से ठेस पहुंची। रशिया यहां नहीं रुका, उसको एक और मौका मिला। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो यूक्रेन था, उस यूक्रेन के कुछ और रीजन के अंदर, वो रीजन कौन सा था? डोनेट्स्क रीजन। आप यहां देख सकते हो ईस्ट के अंदर ये यूक्रेन ही है, इट इज द पार्ट ऑफ अ यूक्रेन, ये यूक्रेन ही यहाँ पर, और ये रशिया है, आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रहा होगा। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन का ईस्ट पार्ट में 2 रीजन है, इन्हें हम लुहांस्क और डोनेट्स्क के नाम से जानते हैं, और ये कंबाइंड रीजन, दोनों ही कंबाइंड रीजन डोनेट्स्क के नाम से जाना जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इस डोनेट्स्क के अंदर भी कुछ पर्सन जो कि बिलोंग करते थे रशिया को, मतलब कि एक्चुअल में वो रशियन पर्सन तो नहीं थे तो वो यूक्रेनियन पर्सन ही, पर वो भी रशियन बोलते थे और रशिया को सपोर्ट करते थे। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 30% लोग होंगे। तो 30% लोग वो रशिया भी जाते थे, वहाँ से वापस आते भी थे। उनके कुछ रिलेटिव, जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान वाला मामला, तो उनके कुछ रिलेटिव जो थे वो यहाँ से, यानी कि रशिया से यूक्रेन यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क में भी आया करते थे। पर कुछ छोटी सी वजह को लेकर कुछ बात हुई और
उस बात ने, उस वजह ने एक स्ट्राइक का रूप ले लिया, मतलब कि वहां पर स्ट्राइक होने लगी। किस रीजन में? डोनास्क रीजन में। और उस स्ट्राइक के अंदर क्या हुआ, जो यूक्रेनियन पर्सन थे, यूक्रेनियन आर्मी जो थी, यूक्रेनियन जो पुलिस थी, उन्होंने 4 पर्सन को शूट कर दिया और उनकी डेथ हो गई। हालांकि वो 4 पर्सन यूक्रेन के ही पर्सन थे, पर वो ऐसे लोग थे जो रशिया को सपोर्ट करते थे, वो रशियन बोलते थे। और इसी बात को लेकर यहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। कहां पर? लुहांस्क और डोनेट्स्क के अंदर, यानी कि डोनास्क रीजन में। और इसी सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए रशिया वापस से यहां पर अपनी आर्मी के साथ आया और उन्होंने इस रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लिया। जो क्रीमिया वाला रीजन था वो तो ऑलरेडी, दिस वन इज द क्रीमिया। सो क्रीमिया वाला जो रीजन था वो तो ऑलरेडी रशिया के पास जा चुका था, और अब डोनास्क जो रीजन था उसके ऊपर भी रशिया ने अपने पार्ट्स के अंदर मिला लिया। ये बात जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्या इस तरीके से तो व्लादिमीर पुतिन धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को ही रशिया के अंदर मिला लेंगे, और रशिया जो वर्ल्ड में आर्मी पावर के अंदर नंबर 2 पर आता है, और यूक्रेन जो वर्ल्ड में आर्मी पावर में 34 नंबर पर आता है। यूक्रेन चाह कर भी रशिया के साथ वॉर नहीं कर सकता था, और वो चाहता भी नहीं था कि वॉर करे, पर उसे सपोर्ट चाहिए था, एक ऐसा सपोर्ट जो उसकी जो बाउंड्रीज है, जो उसकी जो बॉर्डर्स है, उन बॉर्डर्स के साथ साथ उसके जो पार्ट्स हैं उनको भी बचा सके। और वो सपोर्ट उसे सिर्फ मिल सकता था नेटो से। यही वो असल वजह थी जिससे यूक्रेन नेटो में जाकर मिलना चाहता था, अमेरिका का सपोर्ट लेना चाहता था। पर यूक्रेन के नेटो में मिलने से क्यों रोकना चाहता था रूस? ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको ये मैप दिख रहा होगा, इस मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 to 14 काफी सारी काउंटिंग यहां पर है। 1 to 14 ये वो कंट्रीज है जो एक्चुअल में रशिया के नेबरिंग कंट्रीज है, बिल्कुल रशिया के पास में ही नेबरिंग कंट्रीज है रशिया की। और आपको यहां पर दिख रहा होगा यूक्रेन भी यहां पर है और क्रीमिया भी यहां पर है। दिस इज द यूक्रेन एंड दिस इज द क्रीमिया। क्रीमिया वाला पार्ट और जो यहाँ का डोनास्क वाला रीजन था, उस रीजन पर ऑलरेडी रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यूक्रेन यहां पर है, ये बेलारूस है, और 1 2 3 4 5 6 ये 14 तक की जो कंट्रीज है, ये वो कंट्रीज है जो ऑलरेडी नेटो के साथ मिल चुकी है, यानी कि ये ऑलरेडी नेटो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। रशिया चाहकर भी इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि नेटो की पावर क्या है। अब रशिया के पास सिर्फ एक ही चांस है, एक ही ऑप्शन उसके पास बचा है, या तो वो यूक्रेन को अपने साथ मिलाए, या वो यूक्रेन से होकर ग्लोबल मार्केट में जाए, या फिर वो यूक्रेन से होता हुआ जो यहां पर ब्लैक सी है, यहां से होता हुआ टर्की से होता हुआ ग्लोबल मार्केट में जाए। वो क्या करे? उसको सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यूक्रेन ही दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर आप यहां देखोगे तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज है, ये नेटो कंट्रीज है। यूक्रेन नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा नेटो कंट्रीज मेरे पास आए, क्योंकि नेटो की अगर हम बात करें तो 1949 में जो नेटो बना था वो एक्चुअल में सोवियत यूनियन से निपटने के लिए ही बनाया गया था। इन द फ्यूचर होने वाले वॉर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, तो आने वाले वर्ल्ड वॉर के बारे में पहले से ही जो कंट्रीज थी वो इस तरीके से दूसरी कंट्रीज को अपने साथ लेने की होड़ लगने लगी कि सारी की सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज अमेरिका के साथ आ जाए। उसी तरीके से रशिया ने भी अपना एक अलायंस बनाया था, पर रशिया के अलायंस में मिलने के बजाय जो रशिया के पार्ट्स थे, जो किसी टाइम पर सोवियत यूनियन के ब्रेक होने से मिलकर बने थे, वही पार्ट्स कहां जाकर बैठ गए? नेटो की गोदी में। और फाइनली ये सारे के सारे नेटो कंट्रीज के पार्ट्स बन गए। रशिया नहीं चाहता था कि मेरी दुश्मन यानी कि नेटो और भी मेरे करीब आए, तो फाइनली उसने यूक्रेन के ऊपर इस चीज का दबाव बनाया कि आपको नेटो में नहीं जाना है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आप सभी को पता है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज के सीनियरों के अंदर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी स्ट्राइक है, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर वॉर करने के लिए काफ़ी मतलब रेडी है, और वॉर चल भी रही है। पर इन्हीं के सपोर्ट में शी जिनपिंग भी है जो चाइना से हैं, और यूक्रेन
अब जो बाइडेन जो है अमेरिका से, वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में खुले हुए हैं। पर भारत का रुख इन दोनों की तरफ से कहां पे होना चाहिए? भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया, रशिया इंडिया का कई टाइम से मिलिट्री पार्टनर ग्रुप हम कह सकते हैं, मिलिट्री अलायंस कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने अपने मोस्ट ऑफ द जो वेपन्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लिए जो भी एसेट्स परचेज किए हैं वो रशिया से ही परचेज किए हैं। हमारे मैक्सिमम एसेट्स जो आर्मी एसेट्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट होते हैं, जिसके अंदर 85% तक रशिया की ही इंपॉर्टेंट आर्म फोर्सेस है। और इसके अलावा अगर हम यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन के साथ इंडिया के शुरू से राजनीतिक रिलेशनशिप रहे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग कैपिटल की अगर हम बात करें, जो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो यूक्रेन के साथ काफ़ी बढ़िया हमारी ट्रेडिंग रही है काफ़ी टाइम से। और आप इंडिया और यूक्रेन की जो मित्रता है, जो फ्रेंडशिप है, उसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि यूक्रेन जब बना 1991 के अंदर, तो उसने अपनी फर्स्ट एम्बेसी इंडिया के अंदर ओपन की। पूरे वर्ल्ड में कहीं ओपन नहीं की, उसने सबसे पहले अपनी एम्बेसी इंडिया के अंदर ओपन की। इंडिया दोनों ही कंट्रीज में से किसी भी कंट्रीज को नहीं खोना चाहता, और वो जब भी इस टाइप की कोई वोटिंग वगैरह होती है तो उस वोटिंग में वो न्यूट्रल रहता है। इंडिया कभी भी इस चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता। पर इसके अलावा और भी ऐसी कंट्रीज है जो अमेरिका के अलावा और चाइना के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, चाइना कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और वो इस वॉर की असल वजह अमेरिका को बताते हैं कि अमेरिका की वजह से आज रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है। जबकि जो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, आइसबर्ग, इटली, अमेरिका और जितने भी नेटोज कंट्रीज हैं, वो सभी ओपनली इन सपोर्ट है विद द यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। और वो सब इसी वॉर की असल वजह व्लादिमीर पुतिन को बताते हैं। पर अगर आप इस कंट्रीज के अंदर, इन सभी कंट्रीज के अंदर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर वर्ल्ड की 3 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज भी है। अगर हम रशिया की बात करें तो न्यूक्लियर वेपन्स में नंबर 1 है पोजीशन में। अमेरिका की बात करें तो न्यूक्लियर वेपन्स की लिस्ट में नंबर 2 पर है। चाइना के पास भी काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब कि यहां पर दिखाई देने वाली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स की 95% खेप अपने पास रखती है। तो कहीं भी कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को स्टार्ट कर दे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ह्यूमन बींग से, जो एनिमल से, जो लाइफ हमारी अर्थ पर है, उसी का एंड हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।